तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू मेरे, वास्तविक संख्या। तो आपको याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या ध्यान देंगे। यहाँ पर वास्तविक संख्या की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय को अच्छा समझिएगा। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बाबू, इस परिमेय संख्या को आप लोग खूब अच्छे से सीख लो, क्योंकि इसको जो है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव खूब अच्छे से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जैसे समझिए, जैसे 3/5, 2/3 या 3 या 4 या 5/3, इसमें जो है 0.3, 0.6, 0.69 इस प्रकार की संख्या है, और 0.3 के ऊपर में रेखरीन, 0.7 के ऊपर में रेखरीन, या 0.79 के ऊपर में रेखरीन, या √4, √9, √16, √25 जैसे संख्याएं शामिल है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो इसका है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3,
√7, √10, √5, √11 जैसी संख्या, या 0.3456, 3456, 3456, या 0.1002, 10002, 10002। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। परिमेय संख्या है वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 2/3, 3, 4, 5/3। तो थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ परिमेय संख्या में कभी भी q का जो मान होता है 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ कि जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, इसका तात्पर्य ये है कि कभी भी बट्टा में 0 नहीं होगा, जैसे 4/0 नहीं होगा। अब यहाँ पर p बटा q, तो यहाँ पर p का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू 3 है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 3 और 4 भी है, परिमेय संख्या ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सभी संख्या के बटा में जो होता है 1 होता है। अब इसको अगर बात करें 0.3, 0.6, 0.69, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.3 दिया गया है, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, जो एक परिमेय संख्या का ही रूप है। इसलिए हम लोग इसको भी परिमेय संख्या ही लेंगे। ठीक है। अब इसको देखिए, कभी कभी रेखरीन वाले सवाल आते हैं, जैसे 0.3 के ऊपर में रेखरीन है, तो इसको भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 3/9 आएगा, जिसको कटा के आप 1/3 आंसर दे सकते हैं। तो ये भी आपका परिमेय संख्या में आएगा। बहुत सारे बच्चे जो है रूढ़ वाले चीज में कंफ्यूज रहते हैं, रूढ़ वाले कंसेप्ट में। वो बोलते हैं सर कि ये 4 भी रूट में है, 9 भी रूट में है, तो इसको आप परिमेय संख्या में रखते हो, और जब ये रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 7 है, तो इसको आप परिमेय संख्या में रखते हो। ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये रूट से बाहर निकल सकते हैं, पूरा पूरा बाहर निकल सकते हैं बिना शेष बचे, बिना पुनरावृत्ति हुए। जबकि √2, √3, √7 ये सब जो है पूरा पूरा नहीं निकलते हैं। जैसे √4 को अगर हम कहें बाबू √4 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो √4 इक्वल टू आप लिख दीजिएगा 2, √9 इक्वल टू लिख दीजिएगा 3। लेकिन अगर √2 का वैल्यू पूछे तो पूरा पूरा नहीं बता पाइएगा, क्योंकि इसका मान आप जितना निकालिएगा उतना ही निकलते जाएगा, आपका कॉपी भर जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होता है। ऐसे 1.41 इसका वैल्यू होता है, आगे भी निकालिएगा तो निकलते जाता है। इसलिए उन संख्याओं को जो हमेशा निकलते जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसको हम लोग अपरिमेय संख्या में रखते हैं, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में आपको ध्यान में ये रखना है कि अधिकतर संख्याएं जो रूढ़ में होती है वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन रूट में भी रहेगा, लेकिन अगर वो रूट से बाहर निकल सकता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या में रखेंगे। जैसे ये 25 जो है बाहर निकल जाएगा तो इसको हम परिमेय संख्या में रखेंगे, ना कि अपरिमेय संख्या में। अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे तो 0.3456, 3456, 3456, तो एक प्रकार से 3456 की ये पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आप ऐसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इसको भी देखो तो ये अनंत तक जा रहा है, तो ऐसी संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। आपको 2 स्टार आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये स्टार लाइन को आपको एकदम से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं। आगे ध्यान में रखना है बाबू, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है।
अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर दिमाग में आएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है, कैसे? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। कुछ बच्चों का ऐसा कहना होता है, लेकिन बाबू ये आपका बिल्कुल गलत है। 22/7 और पाई में बहुत अंतर है। पाई का जो रियल वैल्यू है, किसी भी मैथमेटिशियन ने अभी तक पूरे वैल्यू नहीं निकाले हैं। जो भी मैथमेटिशियन हम लोगों ने को वैल्यू दिए हैं, जैसे 3.14, 22/7, ये सभी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि लगभग में दिए हैं, पूरा नहीं कहे हैं कि इतना ही वैल्यू होता है। जैसे पाई का वैल्यू 3.1416 कुछ ऐसे होता है, 355/113 भी होता है। तो ये सभी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम लोग 22/7 यूज कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में पाई का जो वैल्यू है अभी तक कोई मैथमेटिशियन हम लोगों को नहीं दिए है। तो इसलिए जो है हम लोग पाई का जो वैल्यू है नहीं पता है, रियलिटी में क्या होता है नहीं पता है, तो इसलिए पाई को जो है मैथमेटिशियन लोग कहे कि पाई को जो है अपरिमेय संख्या में रखना है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 जो होती है बाबू परिमेय संख्या होती है। 22/7 जो होती है परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 22/7 जो है p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसको इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये जो है आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे आपको ये भी स्टार लाइन में ध्यान रखना है कि दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आएंगे कि 3 + √5 कौन सी संख्या है, तो आपको इसको बोलना है अपरिमेय संख्या। अब 3 अगर सीधे 3 आएगा तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ में जोड़ किसका हो रहा है, अपरिमेय संख्या का। तो अभी आप पढ़े हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको आप लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 5 - √3 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं मिलेगी अगर ऑब्जेक्टिव में, तो सीधे बोलना है कि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा वास्तविक संख्या के अन्य परिवारों के बारे में जानेंगे, जो आगे इस प्रकार है। तो ध्यान देंगे बाबू, इनके अन्य जो भी परिभाषा है जो वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो मेरा आता है वो आता है प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या देखिए, प्रकृत संख्या में हम लोग 1 लीनियर पहले पढ़ लेते हैं। प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस प्रकार से अनंत तक जाती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह कुछ नहीं है, गिनती है। 1 2 3 4 5 बचपन में ही आप लोग पढ़े होंगे, गिनती है। तो प्रकृत संख्या ध्यान देंगे तो गिनती की जो संख्याएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्रकृत संख्या। अब इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट में थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होता है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, या इसको एक और नाम से जानेंगे, प्रथम प्रकृत संख्या। तो सबसे छोटी यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है, सबसे छोटी जो सबसे पहले लिखा है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, एक 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 जो है सबसे छोटी या प्रथम प्रकृत संख्या है। सबसे छोटी या प्रथम प्रकृत संख्या। अब बाबू हम बात करेंगे पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या में कुछ नहीं, गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर दीजिएगा तो पूर्ण संख्या बन जाता है। गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। तो इसका भी आपको याद रखना है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सम संख्या, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 15, और बड़ा से बड़ा नंबर भी आप ले सकते हो जो 2 से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, जिसको काटने के बाद शेष नहीं बचेगा, उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या। तो आपको ये याद रखनी है कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है, सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो 2 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 इत्यादि आगे भी जाती है। तो सबसे छोटी में आपको याद रखना है 1। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, उसको हम लोग जानते हैं
भाज्य संख्या के नाम से। तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5 बराबरी नंबर भी हम लोगों ने लिए हैं, 19, 23, 29, 41। बाबू इस अभाज्य संख्या को थोड़ा अच्छे से समझिए। इस अभाज्य संख्या से जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसमें क्या, इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, पूछेगा निम्न में कौन अभाज्य है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पूछेगा निम्न में कौन अभाज्य है। अभाज्य है या निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में रहेगा 21, 17, 20, 30। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो अभाज्य संख्या में हमने अभी क्या पढ़े है, वैसी संख्या जो या तो एक से कटती है नहीं तो अपने आप से कटती है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप देखो 21 को अगर बात करें तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। 20 की बात करें तो 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 10 से कटेगा, यानी कि बहुत सारी संख्याओं से कट रही है। 30 भी 2, 6, 5, 15, 30 सबसे कट जाएगा। लेकिन जो 17 जो संख्या है या ये खाली अपने आप से कटेगा। तो वैसी संख्या जो अपने आप से कटती है उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। अभाज्य संख्या ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि अभाज्य संख्या में इस प्रकार की जो संख्या होगी अभाज्य संख्या। बड़े बड़े नंबर आते हैं क्वेश्चन में, जैसे 41 अभाज्य संख्या हो गया, 29 अभाज्य संख्या हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ अपने आप से कटते हैं, किसी अन्य नंबर से जो है ये नहीं कटते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में बाबू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो होती है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के जो समूह होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है चैप्टर में ही ध्यान देंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, अब हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। A बराबर BQ प्लस R। जहाँ जो होगा A का जो मान होगा हमेशा बड़ा होता है B से। A का जो मान होता है हमेशा बड़ा होता है B से। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करें तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको आप लोग को ध्यान देना है। जो है मेरे पास A मल्टीप्लाई B इक्वल टू HCF गुना LCM, जिसमें ध्यान दीजिएगा A हम लोग कहते हैं पहली संख्या को, B कहते हैं दूसरी संख्या को, HCF मौसा को, LCM लौसा को। तो यहाँ से अगर हमको B बराबर निकालना होगा तो हम निकालेंगे HCF गुना LCM बटा में A। अगर HCF बराबर निकालना होगा A गुना B बटा LCM, और LCM बराबर निकालना होगा A गुना B बटा HCF। अब ध्यान दीजिएगा इन फॉर्मूला जो है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। ये चारों फार्मूला का जो यूज है हम लोग ऐसे सवालों को सॉल्व करने में करते हैं जिनमें मौसा दिया रहता है, लौसा दिया रहता है, एक संख्या दिया रहता है और हमको दूसरी संख्या निकालनी होती है। तो दूसरी संख्या निकालना है तो आप दूसरी संख्या B बराबर फार्मूला लगाइए। अगर मौसा निकालना है तो मौसा बराबर फार्मूला लगाइए, लौसा निकालना है तो लौसा बराबर फार्मूला लगाइए, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
और अगर यूक्लिड वैन एल्गोरिथम निकालना है तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिएगा, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ये फार्मूला जो 3 फार्मूले हैं उसको याद रखने के लिए अगर आप यह एक फार्मूला याद कर लेते हैं तो ये 3 फार्मूला आप खुद से निकाल सकते हो। कैसे? तो आपको a गुना बी इक्वल टू एच सी एफ गुना एलसीएम अगर याद है तो मान के चलिए कि b बराबर निकालना है। तो b बराबर निकालना है, कुछ नहीं कीजिएगा, इसको जैसे है वैसे लिख लीजिएगा एच सी एफ गुना एलसीएम को, और b के साथ में जो है उसको नीचे में लिख देना है। उसी प्रकार अगर सी एफ निकालना है तो a गुना बी लिख लेंगे, एच सी एफ के जो साथ में रहेगा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि जिसके बराबर आपको निकालना होता है उसके साथ में जो रहेगा उसको नीचा में लिख दीजिए, बाकी जो बच गया उसको ऊपर में लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। कुल मिला के बाबू हमने चैप्टर 1 का अधिकतर फार्मूले जो है उनको कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ। जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बाबू आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा तो आपकी मैथ बहुत ही बेस्ट जाएगी। यह हम कह रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मैथ बहुत ही अच्छा जाएगा। थैंक यू। आपकी क्लास सॉरी ओवर होती